बिहार में जातीय जनगणना की बात करते हैं तो बीजेपी भी ये आरोप लगाती है कि आप जातियों में बांट रहे हैं। नीतीश कुमार आखिर बिहार से बाहर निकलना क्यों चाहते हैं? यूपी, झारखंड में रैलियां करने वाले हैं वो। यादव जी कह चुके हैं, कई और नेता कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जी क्षमतावान हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम रहे हैं, वो बहुत मजबूत पार्टी है, उनका बूथ लेवल पे काम चल रहा है। तो मतलब आप मानते हैं कि बीजेपी जो है वो काफी मजबूत पार्टी है। नमस्कार, निमिषणी को बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरी। 2024 लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। एक तरफ इंडिया है तो दूसरी तरफ एनडीए। इंडिया वही है जिसको विपक्षी दलों ने एकजुट करके बनाया है और जिसके सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अब ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ 2024 में आगे बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन की क्या-क्या तैयारियां हैं। तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। हमारे साथ जुड़ चुकी है नीतीश कुमार के आजम खान और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी। केसी त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, कितनी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन जो है वो आगे बढ़ रहा है लोकसभा चुनाव के लिए? ये 2014 और 2019 के जो आम चुनाव थे, वो मोदी जी के नारे, मोदी जी के आकर्षण से बने हुए थे और जो उन्होंने सपने दिखाए थे कि हम अमुक अमुक काम करेंगे इतने वर्षों में, उसको लेकर के जीते हुए चुनाव थे। और ना कोई चेहरा सामने था, ना कोई कार्यक्रम सामने था, न विपक्षी दलों की एकता कायम थी। पिछले कुछ दिनों से जो शासक दल की मनमानी है, चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं का तिरस्कार हो, चाहे संसद में विपक्ष को गैरहाजिर करने का षड्यंत्र हो, किसानों की आय दूनी करने का 2014 का चाहे वायदा हो, और अब जो करंट में जो इशू है वो 1931 से लेकर के आज तक कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई। तो आज़ादी का जो हम अमृत काल मना रहे हैं, उसमें उन वर्गों को, उन समूहों को ये जानने का अधिकार है कि उनका कितना आर्थिक सामाजिक एम्पावरमेंट हुआ है। नीतीश कुमार जी ने उस असंभव को संभव करके दिखाया जब 90 वर्ष के अंतराल के बाद उन्होंने जातिगत जनगणना के आर्थिक और सामाजिक, ये भी प्रचार गलत है कि खाली जातिगत, उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया। कितनी जमीन है, कितने लोग परिवार में नौकरी करते हैं, क्या शैक्षणिक स्थिति है, कितना कर्जा है, वगैरह वगैरह, कार है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ये सारा उन्होंने किया। और उसके बाद वो सारे देश में इन वर्गों के आकर्षण के केंद्र हो गए। दूसरा, संविधान की बनी हुई और सुप्रीम कोर्ट की बनी हुई सीमा रेखा थी कि 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा रेखा नहीं बढ़ेगी। केंद्र सरकार के ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बाद वो 60% होगी और बिहार सरकार ने इसको 75% कर दिया। तो ये जो सोशल फ्रंट पर जो एम्पावरमेंट का काम पूरा किया नीतीश कुमार जी ने, वो पूरे देश में आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। और मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहता हूं, ये इंडिया गठबंधन भी, नीतीश कुमार भी इसके निर्माता हैं। पिछले साल सितंबर के महीने में नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी और मैं खुद भी चौधरी देवीलाल की जयंती के अवसर पर हिसार गए थे। आप याद कीजिए, उस समय तीसरा मोर्चा बन रहा था, गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी। उसमें ममता दीदी थी, अखिलेश यादव जी थे और के चंद्रशेखर राव जी सबसे ज्यादा एक्टिव थे उसमें, और अरविंद केजरीवाल थे। इनका मानना है कि ना कांग्रेस ना बीजेपी। हिसार की उसी सभा में नीतीश कुमार ने ओम प्रकाश चौटाला जी को और सुखबीर बादल जी को पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि मेरी बात मानिए, बगैर कांग्रेस को साथ लिए कोई मोर्चा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा बीजेपी के खिलाफ, उनकी जिस तरह की बढ़ती हुई ताकत है, इसलिए गैर कांग्रेसवाद छोड़िए। और उसी के बाद उन्होंने पटना में असंभव को संभव करके दिखाया। इधर खड़गे जी थे, इधर केजरीवाल जी थे, इधर राहुल गांधी थे, इधर ममता बनर्जी थी,
और इधर अखिलेश यादव जी थे। पहली मीटिंग हुई, कामयाब मीटिंग हुई। उसके बाद फिर लालू जी और नीतीश जी सोनिया जी से और राहुल जी से मिले, लेकिन बहुत धीमी गति से इंडिया का कामकाज चला। इसका हमको अफसोस है, जिसको नीतीश कुमार जी भी कई बार प्रदर्शित कर चुके हैं। और चलते चलते ये कारवां मुंबई तक पहुंचा, जिसमें कई कमेटी बनी, लेकिन किसी कमेटी की आज तक कोई मीटिंग भी नहीं हुई है। मैं भी एक कमेटी का मेंबर हूं। इतना आग्रह हमारा जरूर बड़ी पार्टी से रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़ी हुई चुनौती है, उनका जो संगठन है, उनके जो पोलराइजेशन के नारे हैं, उसके मुकाबले में हमें अपनी गति को तेज करना चाहिए। किसी त्यागी जी, आप बिहार में जातीय जनगणना की बात करते हैं तो बीजेपी भी ये आरोप लगाती है कि आप जातियों में बांट रहे हैं। मुझे हंसी आ जाएगी इस पर। प्रधानमंत्री पटना में जाकर कहते हैं, भाइयों बहनों, मैं पिछड़ी जाति से हूं। अब वो दिन गए जब बीजेपी एक या दो जाति की पार्टी हुआ करती थी। वो कह रहे मेरे 27 मिनिस्टर ओबीसी हैं। वो कह रहे हैं मेरे 80 एमपी ओबीसी हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। वो कह रहे हैं कि मैंने इससे पहले एक दलित को बनाया था। एक और दूसरा है, इससे बड़ी हिपोक्रेसी कोई नहीं है जो ये कहता है कि भारत में जाति व्यवस्था नहीं है। जाति के आधार पर ही पद, जाति के आधार पर ही प्रतिष्ठा, जाति के आधार पर ही नौकरी, जाति के आधार पर ही प्रमोशन 2-3 हजार साल से चल रहा है। जो बड़ी जाति के लोग हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं, वो सम्मानित हैं। 1971 की जब जनगणना हुई थी तो लोगों ने अपनी जातियां छिपा ली। अब से 90 साल पहले जो सामाजिक ढांचा था, ऐसा घृणा और गैर बराबरी पर आधारित था कि छोटी और निचली जाति के लोग जात बताते हुए डरते थे, क्योंकि अपमानित होते हुए। 2 उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, मैं उत्तर प्रदेश में भी सांसद रहा हूं, कल्याण सिंह जी हैं। वो पिछड़ी जाति के हैं, उनकी लोध जाति है, लेकिन सारे पिछड़ी जाति के लोग लिखते हैं लोध राजपूत। वो राजपूत नहीं है, वो बैकवर्ड में है। नीतीश कुमार जी की बिरादरी है कुर्मी। पूरे ईस्टर्न यूपी में सभी कुर्मी लिखते हैं दैट दे आर कुर्मी क्षत्रिय, दे आर नॉट क्षत्रिय। तो जब समाज के अंदर हम अपना असली भी चेहरा छिपाने लगे तो कितनी बड़ी विडंबना होगी। लिहाजा इस क्रम को तोड़ने का, इस पे चोट करने का अब वक्त आया है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज कोई भी दल, 3 मिनिस्टर हैं मोदी जी के मंत्रिमंडल में, अनुप्रिया पटेल, मिस्टर पशुपतिनाथ पारस और अठावले, तीनों कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जितनी भी सहयोगी पार्टी हैं एनडीए की, चाहे रामविलास जी की हो, चाहे मांझी जी की हो, चाहे कुशवाहा जी की हो, चाहे अपना दल हो, चाहे एनसीपी का टूटा हुआ फैक्शन हो, चाहे शिवसेना का टूटा हुआ फैक्शन हो, एक दल का नाम बताइए जो ना कह रहा हो कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हमने उसको अंजाम दे दिया। केसी त्यागी जी, एक सवाल ये भी आता है कि नीतीश कुमार आखिर बिहार से बाहर निकलना क्यों चाहते हैं? यूपी, झारखंड में रैलियां करने वाले हैं वो, तो उसके आगे फिर अगर हम बात करें तो गुजरात, राजस्थान तक का उनका प्लान है। मैं आपको सलोनी जी थोड़ी सी पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूं। मैं और नीतीश कुमार, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी देवीलाल, वीपी सिंह, एसआर भूमई, जॉर्ज फर्नांडीज और शरद यादव के साथ राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा रह चुके हैं। वो जयप्रकाश जी के आंदोलन में 19 महीने जेल रहे हैं। युवा आंदोलन के बड़े नेता के रूप में पूरे देश में घूमे हैं। फिर वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में 7 साल रहे, उस नाते सारे देश में घूमे हैं। वो जनता दल यू के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उस समय 3 राज्यों में जनता दल यूनाइटेड मुख्य विपक्षी दल था। और उनकी डिमांड है, उन्होंने देवीलाल जी के साथ काम किया है। हर साल देवीलाल जयंती पे वो बुलाए जाते हैं। वो चौधरी चरण सिंह के साथ काम किया है, चरण सिंह जी की जयंती पे वो बुलाए जाते हैं। उन्होंने मराठों के आंदोलन का समर्थन किया, मराठों के आउटफिट उनको बुलाते हैं। उन्होंने गुजरात में जो पटेल आंदोलन था उसका समर्थन किया था। और मैं जाति के आधार पर नहीं कहना चाहता,
नीतीश कुमार जी का जो जातीय संबंध है उसकी बड़ी तादाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है। और पटेल और पाटिल जो लोग हैं वो भी अपने आप को उसी सामाजिक ढांचे का हिस्सा मानते हैं जिस समुदाय से नीतीश कुमार जी आते हैं। उनको रोज निमंत्रण आ रहे हैं, हमारे पास भी आ रहे हैं, उनको वहां भेजिए वहां भेजिए। अब नव वर्ष में वो झारखंड से दौरा अपना शुरू करेंगे। सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टी को विकसित करने में लगे हुए हैं। सो इज नीतीश कुमार। चलिए, इंडिया अलायंस की बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार तो इंडिया अलायंस के सूत्रधार हैं, ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के सूत्रधार हैं। लेकिन नीतीश कुमार कई बार ये कह चुके हैं कि उन्हें कोई भी पद नहीं चाहिए है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं ये कहती दिखती है कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो इसका किस तरीके से आप लोग बीजेपी को जवाब देंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी को लेकर के अपने भी कई मित्र, साथी और भाजपा खास तौर से कई तरह के निंदा अभियानों में लगे रहते हैं। हम भी क्या, कई लालू यादव जी कह चुके हैं, कई और नेता कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जी क्षमतावान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग कि जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश नारायण और नीतीश कुमार तीन ऐसे समाजवादी नेता हैं जिनके दामन पे कोई दाग नहीं है। ईडी, सीबीआई, आपका इनकम टैक्स, फेरा, पीएमएलए, जितनी भी संस्थाएं, उनका दूर दूर तक नीतीश कुमार से कोई वास्ता नहीं है। वो परिवारवाद के पोषक नहीं है, उन पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है 24-25 साल के शासक दल में रहने के बाद भी। लिहाजा उनके कुछ समर्थक, जिसमें मैं भी शामिल हूं, हम चाहते हैं ऐसा ही आदमी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन ये इंडिया गठबंधन तय करेगा कि प्रधानमंत्री कौन बने, और प्रधानमंत्री तब बनेंगे जब 272 का मैजिक नंबर पार करेंगे। लिहाजा मुंबई की बैठक में हम लोगों ने सर्वसम्मति से तय किया कि चुनाव के बाद ही प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तय होगा। इस समय हम इंडिया के नीति निर्धारण में और सीटों के चयन में लगे हुए हैं। हमारी जो पुरानी मित्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो और उनके कुछ, नॉट ऑल, कुछ कार्यकर्ता और नेता दिन भर नीतीश एजेंडा चलाए रखते हैं चैनलों में। नीतीश जी नाराज हैं, नीतीश जी रूठ गए, नीतीश जी एनडीए छोड़ेंगे, एनडीए में आ जाएंगे, वो इंडिया छोड़ेंगे। सब उनका चरित्र हनन करने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए, उनको मुलायम करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। हम इस नीतीश कुमार इस संगठन के प्रोड्यूसर हैं, इसकी माँ है। माँ बच्चे को ठीक प्रोस्पेरस देखना चाहती है। जब थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है तो माँ को दुख होता है। वही पीड़ाएं नीतीश कुमार जी की हैं, जो उन्होंने पिछले दिनों एक अपने वक्तव्य में जाहिर की थी कि इंडिया गठबंधन की गतियों विधियों को ज्यादा तेज बढ़ाने की जरूरत है, जो सुप्त अवस्था में। अब आपने जब प्रधानमंत्री पद और नाराजगी की बात की है, तो एक सवाल तो मेरे जहन में जरूर आता है। अभी जब दिल्ली में 19 तारीख को बैठक हुई थी इंडिया अलायंस की चौथी, उसमें ममता बनर्जी ने खड़गे जी का नाम जो है पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया था, जिसका समर्थन अरविंद केजरीवाल ने भी किया था। जिसके बाद जो अटकलों का बाजार है, किसी त्यागी जी, वो एकदम से गर्म हुआ कि नीतीश कुमार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक भी नहीं रुके, वो नाराज थे, इस वजह से वो बाहर निकल गए। तो कितनी सच्चाई है इसमें? क्या सच में थोड़ी बहुत नाराजगी है नीतीश कुमार की कांग्रेस के साथ? ये अर्ध सत्य है। मुंबई में हम लोगों ने तय किया था कि घटक दल का कोई भी नेता अपने नेता के प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई वक्तव्य नहीं देगा। चुनाव के बाद मैजिक नंबर 272 पार करने के बाद ही हम लोग तय करें कौन नेता हो। जिस घटनाक्रम का जिक्र कर रहे हैं, चाहे ममता जी हो या अरविंद केजरीवाल जी हो, दोनों ने एक दिन पहले ही समूचे दिल्ली के प्रेस के सामने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री का कोई दावेदार नहीं होगा। अगर ऐसा कोई वक्तव्य ममता दीदी की तरफ से या केजरीवाल जी की तरफ से आता है तो अनुचित है। इतने बड़े पदों पे इतने जिम्मेदार होते हुए वो अपने वचन को ही तोड़ दें, इसकी इच्छा और अपेक्षा हम लोग उनसे नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम वहां से हुई। मीटिंग में उन्होंने अपने विचार रखे और मीटिंग के बाद उनको, लालू जी को कहीं जाना था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस यूं भी खड़गे जी को ही एड्रेस करनी थी, जिसको लेकर के अफवाहों का
बाजार गर्म होगा और सलोनी जी तक पहुंच गया। नीतीश कुमार जी बिल्कुल नाराज नहीं है, वो इस गठबंधन को मजबूत चाहते हैं। इतना जरूर है कि इसकी गति तेज होनी चाहिए। ये सुस्त अवस्था में अभी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम रहे हैं, वो बहुत मजबूत पार्टी है, उनका बूथ लेवल पे काम चल रहा है। आज पूरे दिन चावल लेकर के वो घर घर जा रहे हैं और हम अपनी कमेटी बनाने पे लगे हुए हैं। तो इस संगठन का, इंडिया का निर्माता निर्देशक होने के नाते नीतीश जी की ये पीड़ा जायज है कि थोड़ा प्रोसेस और तेज करो। तो मतलब आप मानते हैं कि बीजेपी जो है वो काफी मजबूत पार्टी है? भाई हमारे मानने ना मानने से क्या होता। 303 उनके लोकसभा में एमपी हैं, कई राज्यों में सरकार है और अब ताजा 3 राज्यों में वो फिर जीते हैं। इस पर भी हमारा कांग्रेस पार्टी से सुझाव था कि अकेले चुनाव मत लड़िए, आप इंडिया बैनर के नीचे चुनाव लड़िए। इसमें तेजस्वी यादव आए, नीतीश कुमार जी आए, अखिलेश यादव आए और शरद पवार जी आए, ममता दीदी आए, तो ये और कलरफुल लगेगा, कई रंग का हो जाएगा, सतरंगी हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो छत्रप थे वो कोई भी ग्लोरी शेयर नहीं करना चाहते थे किसी भी पार्टी के साथ। मेरा ये मानना है अगर एक एक दो दो सीट दे करके इसको ब्रॉड बेस बनाया जाता तो शायद कांग्रेस पार्टी की जीत होती। कांग्रेस पार्टी की हार का हमको कांग्रेस पार्टी के नेताओं से ज्यादा अफसोस है। अगर कांग्रेस पार्टी जीतती तो 2024 की हमारी मंजिल और करीब आ गई होती। 29 दिसंबर को जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक होनी है। उससे पहले कई तरह की खबरें जो हैं वो सामने आई हैं कि ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके पद को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है। नीतीश कुमार जो है सीएम पद छोड़ सकते हैं, तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जा सकता है। तो आखिरकार क्या होने वाला है 29 दिसंबर को जो बैठक होने वाली है उसमें? देखिए, अफवाहों पर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चलते हैं। एक दूसरा, पार्टी का जो आंतरिक एजेंडा है वो सलोनी जी के साथ मंच पर नहीं शेयर किया जाता। हमारी 29 तारीख की बैठक है। पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, सेकंड हाफ में राष्ट्रीय परिषद की होगी और पिछले 6 महीने से यूं भी कोई बैठक नहीं हुई है। हम इंडिया पार्टनर हैं, लिहाजा उस संगठन को मजबूत करने के लिए और अपनी पार्टी को भी मजबूत करने के लिए हम मीटिंगें करते रहते हैं इसके प्रचार प्रसार को लेकर के। किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू। ना किसी का इस्तीफा हो रहा है, ना कोई नाराज है, ना कोई सत्ता परिवर्तन हो रहा है। लिहाजा 29 तारीख के बाद इन सब चीजों पर विराम खुद लगेगा। बस एक आखिरी सवाल और कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू किस तरीके से तैयार है? सीट शेयरिंग को लेकर क्या है जेडीयू का फॉर्मूला? देखिए, आज ही सी वोटर का चैनलों पे चल रहा है जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला है। हमें गर्व है कि सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति इंडिया के घटक दलों की बिहार में है। हमें प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी हमसे, जेडीयू से अलग होने के बाद वहां पराजित होती दिख रही है, पिछड़ रही है हमसे। तो वो कौन सी बात है कि बिहार में इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई हैं जो माफ करना हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में नहीं पैदा हो पाई। ये नीतीश कुमार का एक तो महिला सशक्तिकरण है। जैसे मध्य प्रदेश में मामा और भैया बनकर के उन्होंने महिला सशक्तिकरण किया, शिवराज मामा ने या शिवराज भैया ने, उसी तरह से जिस तरह का महिला सशक्तिकरण बिहार में हुआ है देश में कहीं नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2, सुशासन है, कोई माफिया गर्दी नहीं है, कोई जबरन जबरदस्ती नहीं है। और अबो ऑल जो समाज के पसमादा तबके हैं, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जिनको कहते हैं तनहीन मनहीन धनहीन, इन पर कुछ भी नहीं है, उनका सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए भी नीतीश कुमार जी निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। कर्पूरी ठाकुर, वीपी सिंह इसी प्रक्रिया को करते हुए शहीद हुए और उसी झंडे को लेकर के देश में आज नीतीश कुमार चल रहे हैं। उसे बोलते हैं सामाजिक न्याय का एजेंडा। इसमें तकलीफ भी है, लेकिन
बड़े सेक्शंस का फायदा भी है। लिहाजा नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर, वीपी सिंह के बाद सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा के रूप में एमर्ज हुए हैं और जो उन्होंने एजेंडा तय किया है वो 2024 का इंडिया का भी एजेंडा होगा। वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हों या ना हो, वो संयोजक पद के दावेदार हों या ना हो, उनका एजेंडा 2024 का दावेदार एजेंडा जरूर बन गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर 2024 में इंडिया अलायंस किस मजबूती के साथ एनडीए का सामना कर पाता है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। धन्यवाद।